लास्ट टाइम हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और ये देखा था कि अराउंड द वर्ल्ड किस तरीके से राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया गया है अलग अलग कंट्रीज में। जैसे हमने स्वीडन का एग्जांपल देखा था और फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज में किस तरीके से राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो डेवलप होता है। आज हम देखेंगे कि आरटीआई इंडिया में किस तरीके से लाया गया और कैसे ये इम्प्लीमेंट हुआ, इसके जो इम्प्लीमेंटेशन थी उसके बाद में क्या इसके रिजल्ट रहे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, उन सब चीजों के बारे में। तो इंडियन डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए बहुत सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई का फेवर किया था। Many civil society groups and Supreme Court in India have been arguing in favor of people's RTI with a view to empowering people and enriching Indian democracy. डेमोक्रेसी कैसे स्ट्रेंथन होगी कि जैसे लोगों को आप एम्पावर करते हो, उनको पता होता है, उनके पास अब इंफॉर्मेशन होती है, तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में, एक जजमेंट में, केस का नाम था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण, 1975 के अंदर ये केस आता है और उसमें अपनी वर्डिक्ट में, अपनी जजमेंट में क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कि आरटीआई इज इम्प्लाइड इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1) एंड रिगार्ड टू लाइफ गारंटीड अंडर राइट टू लाइफ गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको जानना है आरटीआई, इट्स अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के अंडर, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है हमारा आर्टिकल 19 एंड हमारा आता है राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंडर। तो दोनों में ही राइट टू लाइफ, सॉरी, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है इसको जगह दी गई है। फिफ्थ पे कमीशन आता है फिर 1994 से 1996। वो क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट में ना ओपननेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो फिफ्थ पे कमीशन कहता है basically it argued for the openness in government defined as easy and speedy access to right to information। 1997 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक वर्किंग ग्रुप सेटअप करती है स्पेशली ऑन द राइट टू इंफॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ ओपन एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। ओके, तो किस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कैसे डेवलप हो रहा है? ये डेवलप हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की वजह से, ये डेवलप हो रहा है बहुत सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की इंटरवेंशन की वजह से, और लास्टली 1997 में गवर्नमेंट ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया कि गवर्नमेंट या गवर्नेंस किस तरीके से ओपन और ट्रांसपेरेंट हो सकती है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑफ चीफ मिनिस्टर 1997 में, ये काफी एक हिस्टोरिकल मूवमेंट रहा था। इसमें बहुत सारे डिसीजंस लिए गए थे, बहुत सारे रिकमेंडेशन सामने आई थी, बहुत सारे सजेशन सामने आए थे। तो इसका जो एजेंडा था वो था ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट ऑपरेशन, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर हुई थी। तो जितने भी सीएम थे अलग अलग स्टेट्स के, दे रिकॉग्नाइज्ड दैट सीक्रेसी एंड लैक ऑफ ओपननेस इन गवर्नमेंट बिजनेस इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल करप्शन इन ऑफिशियल डीलिंग। गवर्नमेंट बिजनेस में अगर बहुत ज्यादा सीक्रेसी होती है तो इससे क्या होता है, करप्शन बढ़ता है। हमने वैसे भी डिस्कस किया था कि जहां पर सीक्रेसी है, जो चीज सीक्रेट है, वहां पर करप्शन सबसे ज्यादा होता है। देन 2004 के अंदर जो गवर्नमेंट होती है उस वो लेके आई नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। एंड इस प्रोग्राम में ही दो ऑब्जेक्टिव थे बेसिकली इसके। एक तो ये था कि हमें एक अच्छी गवर्नमेंट बनानी है जो कि करप्शन फ्री हो, ट्रांसपेरेंट हो और अकाउंटेबल, और दूसरा एआरसी को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। एआरसी का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। एक तो आता है पहला 1966 में, और ये सेकंड एआरसी को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ठीक है, दो एआरसी आए हैं अभी तक। एक आया आपका 1966 में स्टैब्लिश किया गया था, फिर 2006 के अंदर एआरसी की, और सेकंड एआरसी की जो फर्स्ट रिपोर्ट होती है उसकी थीम थी आरटीआई। ठीक है, तो आरटीआई ने, हालांकि सेकंड एआरसी ने 15 रिपोर्ट दी थी और उसका मेन फोकस क्या था, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को एक नए तरीके से प्रेजेंट करना, उसको रिवैम्प करना। उसके लिए एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट यहाँ पे बनाया गया था।
ये जो प्रोग्राम था नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में मेनली फोकस किया गया ऑन द नीड फॉर प्रमोशन ऑफ ई गवर्नेंस ऑन अ मैसिव स्केल, एंड इसके लिए जरूरी था कि जो आरटीआई है, जो आरटीआई एक्ट है, दैट विल बी मेड मोर प्रोग्रेसिव, पार्टिसिपेटरी एंड मीनिंगफुल। तो यहाँ पे कोशिश की गई है, हालांकि आपको गवर्नमेंट का या उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, जो आप लिखेंगे द देन गवर्नमेंट। ओके, उस टाइम जो गवर्नमेंट थी वो नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके आई मई 2004 के अंदर। इसका मेन फोकस था करप्शन फ्री गवर्नमेंट, अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट का, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को एक नया रूप देने के लिए उन्होंने एआरसी को सेट किया था, एस्टैब्लिश किया था, और उसने अपनी 15 रिपोर्ट दी थी। तो सेकंड एआरसी 2006 में बनता है और फर्स्ट एआरसी आपका 1966 में आता है। प्रोग्राम पे मेन फोकस किस पे था आपका? ई गवर्नेंस पे था, और आरटीआई को और भी ज्यादा, आरटीआई की मदद से और भी ज्यादा अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट लाने का था, ट्रांसपेरेंसी लाने का था गवर्नमेंट में। अब हम बात करेंगे जो आरटीआई एक्ट है 2005 उसके बारे में। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारा जो संविधान है, जब वो डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है तो उसका एक प्रियम्बल है, राइट? वैसे ही इस एक्ट का भी एक क्या है? प्रियम्बल है। वो प्रियम्बल बताता है कि एक्ट किस बारे में है, एक्ट के थ्रू हम क्या अचीव करना चाहते हैं, यानी गोल क्या अचीव करना चाहते हैं इस एक्ट के थ्रू। So the preamble of the act affirms that democracy requires an informed citizenry and transparency of information, which are vital to its functioning, and also to contain corruption and to hold government and their instrumentalities accountable to the governed. अब आप ये देखिए, डेमोक्रेसी के लिए क्या चीज जरूरी है? इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी, ऐसे सिटीजन्स जिनके पास इंफॉर्मेशन है, जो अवेयर हैं, एंड देन ट्रांसपेरेंसी इन इंफॉर्मेशन। तो डेमोक्रेसी के दो वाइटल इन्होंने चीजें बताई है यहाँ पे। द वेरी फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन, ठीक है, या इन्फॉर्म सिटीजनरी, एंड सेकेंड उन्होंने बताया है ट्रांसपेरेंसी। ओके, साथ ही साथ करप्शन को रोकने के लिए और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाए रखने के लिए जरूरी है आपका आरटीआई एक्ट। ओके, सो इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी क्या करती है? एक तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन को भी अकाउंटेबल रखती है, और साथ ही साथ ये जो है वो जितने भी लोग हैं वो ये इंश्योर करती है कि सिटीजन्स के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बने, रिस्पॉन्सिव हो उनकी नीड के लिए। चलिए, फिर आता है इस एक्ट का एक ऑब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है इस एक्ट के लाने के पीछे? टू प्रोवाइड फॉर सेटिंग आउट द प्रैक्टिकल रिजीम ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन for citizens to secure access to information under the control of public authorities in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority. Basically, ये एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जिससे हर एक सिटीजन को इंफॉर्मेशन मिले। जैसे हमने बात की थी ना कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑलवेज प्रेफर सीक्रेसी, सीक्रेट नेचर है उसका। क्यों? क्योंकि उससे क्या है कि जो एक्सपर्टीज है वो नहीं चाहते कि बाहर किसी के पास जाए, क्योंकि फिर उनकी जो गद्दी है, जो सिंहासन है, वो कहीं ना कहीं वो खतरे में आ जाएगा। तो गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए ये लाया गया था, एक्ट लाया गया था। एंड जब ये एक्ट लाया गया था, इट वाज एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट ये चीज अब चेंज हो चुकी है, बिकॉज 2019 में जे.एंड.के को स्टेट का दर्जा इसे ले लिया गया है, और नाउ इट इज यूनियन टेरिटरी। ओके, तो ये चीज जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2005 के बाद, जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया, तब ये जे.एंड.के स्टेट पे लागू नहीं होता था। Then it subject to the provisions of this act, all citizens shall have the right to information. आप अगर इस एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से चलते हो ना, तो सारे के सारे सिटीजन्स आरटीआई उनका जो राइट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब
अब हम बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन क्या चीज है, हम इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं? राइट से तो हमें समझ में आया क्या है, आरटीआई भी पूरा समझ में आया, बट कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम गवर्नमेंट से ले सकते हैं? क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट हमें मना कर सकती है देने से? बिल्कुल है, तो उसके बारे में भी जानते हैं। इंफॉर्मेशन से हमारा क्या मतलब है? इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म, ये आपको याद रखना होगा। एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग, इसमें रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, इसमें मेमोज हो सकते हैं, इसमें ईमेल्स हो सकते हैं, ओपिनियन तक भी इसी के अंदर काउंट होते हैं कि पर्टिकुलर मेंबर का ओपिनियन क्या था, किस बॉडी ने क्या एडवाइस की थी, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉग बुक, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट्स, पेपर, सैंपल, मॉडल्स, डेटा मटेरियल। ठीक है, ये सारे हो सकते हैं, चाहे आपने इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा हो, चाहे आपने इसको मैनुअली रखा हो, यानी कि फाइल में रखा हो, नो इश्यू। देन ये तो हुई गवर्नमेंट अथॉरिटी की बात। और कोई भी इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू एनी प्राइवेट बॉडी, any private authority which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force। कोई भी प्राइवेट अथॉरिटी के पास अगर मान लीजिए गवर्नमेंट उसके पास जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकती है अंडर द लॉ, वो भी आरटीआई के अंडर आता है, वो भी आरटीआई के अंडर आता है, वो भी आप इंफॉर्मेशन जो है वो आरटीआई के तहत मांग सकते हो। ठीक है, तो ये चीज जरूरी है, हमें इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए ताकि हम अपने राइट का अच्छे से यूज कर पाए, अच्छे से इसको हम यूटिलाइज कर पाए अपने बेनिफिट के लिए, पब्लिक बेनिफिट के लिए। अब बात ये आती है पब्लिक अथॉरिटी की, बिकॉज आप किससे इंफॉर्मेशन मांग सकते हो? आप एक प्राइवेट अथॉरिटी से तो कतई नहीं मांग सकते, तो किससे मांगोगे इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन आप मांगोगे पब्लिक अथॉरिटी से। लेकिन वो पब्लिक अथॉरिटी होती क्या है? हमने पढ़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग तो हमें समझ में आ गया क्या होता है, बट ये जो पब्लिक वाला एस्पेक्ट है ये थोड़ा सा हमें डिटेल में समझने की जरूरत होती है। वैसे ही पब्लिक अथॉरिटी, अथॉरिटी हमें समझ में आता है, ठीक है, बट पब्लिक अथॉरिटी क्या होता है? तो ये कहते हैं कि एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड। आपने कोई डिपार्टमेंट बना दिया, ठीक है, आपने कोई पीएसयू बना दी, आपने कोई कॉरपोरेशन बना दी, ये क्या है? ये इंस्टीट्यूशन हैं, ये बॉडीज हैं, आप इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ये पब्लिक अथॉरिटी के अंडर आती हैं। ये चाहे तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनाई हो, जैसे आपका हो गया इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं। देन बाय एनी अदर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, जैसे हमने बात की थी स्टेट्यूटरी अथॉरिटीज की, राइट। फिर कोई भी ऐसा लॉ जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया हो, उसके तहत कोई बॉडी बनाई गई हो, ओके। एंड देन कोई भी एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन इशू किया गया हो, बाय नोटिफिकेशन इशूड ऑफ मेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड इंक्लूड body owned, controlled and substantially financed, NGO substantially financed directly or indirectly by funds provided by the appropriate government। चलिए जी, कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे तो गवर्नमेंट उसको, ना तो उस गवर्नमेंट ने बनाया, लेकिन गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है? फाइनेंस दे रही है, फंड दे रही है, तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, कोई एनजीओ है और उस एनजीओ को गवर्नमेंट फंड दे रही है, फाइनेंस कर रही है, ठीक है, फंड दे रही है उसको, तो वो भी क्या होगा? पब्लिक अथॉरिटी की कैटेगरी में यहाँ पे आएगा। ओके, आपको दो चीजें समझनी है, आपने समझना है कि इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, यानी आप अपनी आरटीआई उसमें जो आप अपील करते हो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हो और किससे ले सकते हो, यानी पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है, ये दो चीजें आप आरटीआई के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखोगे। अब आरटीआई का मतलब इंफॉर्मेशन सीख करना है, तो इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि रिकॉर्ड होना चाहिए, तो रिकॉर्ड मेंटेनेंस कौन करता है?
क्योंकि मान लीजिए आपने मैंने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया और आपने आरटीआई डाली और इन्फॉर्मेशन ली पिछले 3 महीने की, तो मेरे पास तो रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर तो आरटीआई एक्ट का ही कोई बेनिफिट ही नहीं है, तो मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए रिकॉर्ड मेंटेनेंस जरूरी है। So this act makes it obligatory on the part of very public authority to maintain its record properly to facilitate the right to information and publish relevant information and data regarding its organization, duties, functions, roles played by its all officers, employees, including the organization's decision making process. ये जी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है छोटी सी, ठीक है, और इसमें लोग काम करते हैं 10। तो इसमें हमें सारी कुछ जो हमारा डेटा होगा, किस प्रकार का डेटा होगा, इसमें कितने लोग काम करते हैं, 10 लोग काम करते हैं, हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, ठीक है, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, उसकी ड्यूटीज, फंक्शंस, रोल प्लेड बाय ऑल इट्स ऑफिसर्स आर इंक्लूडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, इवन इंक्लूडिंग द ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इन सब का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। और रिकॉर्ड रखेगा, अब मान लीजिए आपने आरटीआई फाइल की, तो इस पूरे डिपार्टमेंट में से जवाब कौन देगा आपको? क्या ये हेड या चीफ एग्जीक्यूटिव आपको जवाब देगा कि क्लर्क आपको जवाब देगा? क्योंकि कोई ना कोई ऐसे डेजिग्नेटेड अथॉरिटी तो होनी चाहिए ना, जो आपको, जो अगर आपने आरटीआई फाइल किया तो इन्फॉर्मेशन भी दे आपको। तो उसके लिए बनाए गए इंफॉर्मेशन कमीशन, एक तो होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और एक होता है आपका मान लीजिए स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। बाकी भी अथॉरिटीज होती हैं जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में हेल्प करती हैं, वन बाय वन उनको देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की, सॉरी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की, आई बेग योर पार्डन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ना चेंजेस किए गए हैं आरटीआई एक्ट के अंदर, ओके, तो आप एक बार वो जो अमेंडमेंट की गई है एक बार वो जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम यूपीएससी का ये रहता है कि वो रिसेंट अमेंडमेंट पूछती है। तो आरटीआई वाली जो अमेंडमेंट है एक बार देख लीजिएगा, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं इंफॉर्मेशन कमीशन से रिलेटेड, और ये काफी न्यूज में इसलिए रहा बिकॉज इस अमेंडमेंट के तहत माना जा रहा है कि इसका जो पर्पस था आरटीआई एक्ट का, वो कहीं ना कहीं उस पर्पस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगे फिर अचीव करने में। ओके, तो एक चीफ कमीशन होता है आपका। चीफ कमिश्नर कौन होता है? बेसिकली एक ऐसा पर्सन जिसको नॉलेज हो पब्लिक लाइफ की, ठीक है, उसका एक स्टेटस हो सोसाइटी में, एमिनेंस हो, उसको नॉलेज हो, एंड लॉ, साइंस एंड टेक, मैनेजमेंट, सोशल सर्विस, जर्नलिज्म, मास मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, इन फील्ड में से किसी एक से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। और ये चीजें चेंज की गई है, उनका जो अपॉइंटमेंट मेथड था ये अर्लियर मेथड था बिफोर द अमेंडमेंट। ओके, तो आप एक बार इसको देखेंगे आरटीआई के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं वो, और डिटेल में देखिएगा उसको। पीएम, और इसको अपॉइंट कौन करता है? जो आपके मेंबर होते हैं, आपके नोट्स में मैं इंक्लूड कर दूंगी अमेंडमेंट, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको अपॉइंट कौन करता है? पीएम, एक कमेटी बैठती है, उसके अंदर पीएम होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, देन लोकसभा के अंदर जो लीडर अपोजिशन है वो होते हैं, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं विच इज नॉमिनेटेड बाय पीएम। और इसी तरीके से स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है इन द स्टेट, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? बेसिकली टू इंश्योर कि आरटीआई जो एक्ट है वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं। अच्छा, ये जो मान लीजिए ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अथॉरिटी है, इसमें जवाब कौन देगा? क्या ये चीफ एग्जीक्यूटिव आंसर करेंगे या फिर जो क्लरिकल स्टाफ है वो आंसर करेगा? तो ये इसका आंसर ये है कि उसके लिए हर पब्लिक अथॉरिटी में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस होता है,
इस ऑफिस में से कोई भी पब्लिक का बंदा आकर के इंफॉर्मेशन सीख कर सकता है. सो एवरी पब्लिक अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू डेजिग्नेट इट्स स्पेसिफिक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द एप्लीकेंट्स एंड गिविंग रीजनेबल असिस्टेंस टू देम. इसमें क्या होता है, प्रोसीजर समझते हैं. आपको क्या करना होता है, अगर आपको आरटीआई फाइल करनी है तो चाहे तो आप इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके आओ, चाहे आप इसको राइटिंग मैनुअली लेके आओ. मान लीजिए आपने एक लेटर लिखा, एप्लीकेशन लिखी, जिसमें आपको जानना है कि पिछले साल एनवायरनमेंट के लिए कितना फंड यूज हुआ था. ये आपने आरटीआई लगाई, तो इसकी कुछ फीस होगी, प्रिस्क्राइब्ड फीस. वो फीस आपको यहाँ पे पे करनी पड़ेगी. ठीक है. फिर ये रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के पास जाएगी मान लीजिए. तो जैसे ही ये रिक्वेस्ट वहां पे पहुंचती है, तो जो वहां का इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है वो इसका जवाब विद इन 30 डेज देने की कोशिश करता है. 30 डेज में या तो वो आपकी इसको आरटीआई को रिजेक्ट कर सकता है या फिर इसको इंफॉर्मेशन दे सकता है. और मान लीजिए कि ये इसके अथॉरिटी में नहीं आती, ये इसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, तो जिसके जुरिस्डिक्शन में आती है ये उसको आगे रेफर कर दिया जाता है, फॉरवर्ड कर दिया जाता है. और उसका जो है आपको पता चल जाता है कि पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास ये इंफॉर्मेशन है, आप उससे पूछ लीजिए. ओके. तो इंफॉर्मेशन कमीशन का काम है कि इधर इट विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन और रिजेक्ट द आरटीआई, लेकिन साथ में रीजन ऑफ रिजेक्शन भी वहां पर बताया जाएगा. और मान लीजिए रिजेक्ट हो जाती है आपकी आरटीआई, यहाँ पे रिजेक्ट होगी. सो इन केस ऑफ रिजेक्शन द पर्सन कंसर्न should be told within what period he or she can prefer an appeal along with the particular of appellate authority. अब ऐसा तो है नहीं कि अपील आप नहीं कर पाओगे, एक कोई ना कोई अपील करने के लिए अथॉरिटी होगी. तो जैसे ही रिजेक्शन का आपका आता है कि आपकी ये जो है ना, ये हमने मान लीजिए सॉवरेनिटी के बेसिस पे हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, रीजन दे दिया उन्होंने. अब आप साथ में रिजेक्शन के साथ में वो बताएंगे कि विद इन 30 डेज आप अपील कर सकते हो अपीलेट अथॉरिटी में. अगर 30 डेज के अंदर आपने अपील नहीं की तो फिर कैंसिल हो जाएगा सारा, लेकिन विद इन 30 डेज अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी आप अपील कर सकते हो किसी पर्टिकुलर अपीलेट अथॉरिटी में. वो प्रॉपरली वहां पे मेंशन्ड होता है. तो ये था पूरा प्रोसेस. इसमें मैं आपको एक बार फिर से कंक्लूड कर देती हूँ. वी गेट टू नो अबाउट द आरटीआई. आरटीआई एक्ट 2005 में लाया गया था. इसका प्रियम्बल क्या कहता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनाया गया है. अंडर आरटीआई पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है और इंफॉर्मेशन क्या होती है. ठीक है. ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ एग्जेम्प्टेड सेक्शंस हैं, कुछ एग्जेम्प्टेड अथॉरिटीज हैं जो आरटीआई के जुरिस्डिक्शन में नहीं आती. दैट मीन्स आप आरटीआई के अंडर उनसे सवाल नहीं पूछ सकते. ओके. ये चीज वैसे सेकंड एआरसी में बहुत अच्छे से कवर की गई. सेकंड एआरसी की जो फर्स्ट रिपोर्ट थी आरटीआई की, बट दैट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 2006. और 2006 के बाद 2021 से काफी कुछ चेंजेस आ चुके हैं. तो बट स्टिल देयर आर सर्टेन अथॉरिटी जिससे आप जैसे मिलिट्री है तो वो एग्जेम्प्ट किया गया है. सिक्योरिटी रिलेटेड या इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड जो अथॉरिटी है ना, उनसे आप आरटीआई के अंडर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते. ओके. एंड रिसेंटली काफी न्यूज में था बिकॉज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस है वो भी आरटीआई के अंडर लाया गया था. ठीक. चलिए कंक्लूजन पढ़ते हैं. इतना सब कुछ हमने पढ़ा आरटीआई के बारे में, अराउंड द वर्ल्ड इसके प्रेसिडेंट्स देखे, फिर वी गेट टू नो अबाउट द आरटीआई इन इंडिया. लेकिन ये एक्चुअल में जब इम्प्लीमेंट हुआ उसके बाद में जिस उद्देश्य से हम इस एक्ट को लाए थे, क्या उस उद्देश्य को इसने पूरा किया या नहीं किया. तो इस surely it makes us major step forward toward openness and transparency in governance. But there are many challenges that this act has to face in course of its implementation. सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी का जो कल्चर है ना, सीक्रेसी वाला, इसको चेंज करना इतना आसान नहीं है. द ब्यूरोक्रेटिक कल्चर ऑफ सीक्रेसी इज नॉट दैट इजी टू चेंज. इवन आपका बिहेवियर जो होता है, एक ह्यूमन बिहेवियर जो होता है, उसको चेंज करना इतना डिफिकल्ट हो रहा है. आप तो फिर भी पूरे के पूरे सिस्टम की बात कर रहे हो, ब्यूरोक्रेसी को चेंज करने की बात कर रहे हो. पॉलिटिशियन को ये समझना पड़ेगा
कि डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों का रूल, लोगों की सरकार, लोगों का राज, पॉलिटिशियंस रूल नहीं। ओके, politician has to accept that democracy means people's rule, not politicians rule. तो ज्यादा से ज्यादा जो अथॉरिटी है वो लोगों के पास होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पावर लोगों के पास होनी चाहिए, उनको एम्पावर करो, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाओ। देन जो लोग हैं हमारे यहाँ की जो पब्लिक है, दैट सफर फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ बॉन्डेज, बी इट ऑफ कास्ट, रिलीजन एटसेट्रा, दिस स्टैंड्स इन द वे ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ राइट। हमारे यहाँ क्या है कि कुछ आइडेंटिटीज हैं जो थ्रू आउट द लाइफ हमारे साथ चलती हैं, कास्ट, रिलीजन, ठीक है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये दो चीजें तो बहुत प्रोमिनेंट है। जब भी बात आती है अपने राइट्स को अच्छे से एंजॉय करने की, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, यानी आपकी सोशल स्ट्रक्चर आपने इम्प्लीमेंट तो कर दिया, लेकिन वो चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। देन आता है सोशल फ्रीडम थ्रू एजुकेशन एंड पॉपुलर मूवमेंट इज द की टू रियल असर्शन ऑफ पॉपुलर राइट। अगर आप चाहते हैं कि लोग अपने राइट का अच्छे से यूज करें, तो सबसे बढ़िया है कि उनको अवेयर करो, उनको एजुकेट करो और मूवमेंट लेके आओ। इसके लिए सोशल फ्रीडम बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉलिटिकली ऑन पेपर तो बहुत अच्छा है ये, ठीक है, लेकिन ऑन ग्राउंड तो प्रॉब्लम है, उनको एसेस करो और उसको भी अच्छा बनाओ। So it has been argued that the open government idea has often been broached in terms of prevailing consensus that look at secrecy and democracy as two sides of same coin. एक है ना, जब हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तब एक कॉन्सेप्ट आता है डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी। लोगों का ये मानना है कि डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी के जो आइडियल्स है, जो प्रिंसिपल्स हैं, ये अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल क्या चल रहा है कि इधर यू कैन अचीव द डेमोक्रेसी और यू कैन ओनली कीप द ब्यूरोक्रेसी। गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसा तो होता है जो वो कॉन्फिडेंशियल रखना चाहती है फॉर द नेशंस सिक्योरिटी, नो डाउट। अब आपने आरटीआई में ऐसी इंफॉर्मेशन मांग ली जिससे आपका तो भला हुआ या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन पड़ोसी देश को पता चल गया कि हमारे देश में किस चीज की कमी है और अगले ही दिन उन्होंने हमला बोल दिया, तो वो चीजें तो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड नहीं कराएगी। दीज आर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। बट सिटीजन्स की जो डिमांड है ना, वो ये ऐसे इश्यूज जिससे वो डे टू डे बेसिस पे कंसर्न है या डे टू डे बेसिस पे ऐसे इश्यूज से उनका वास्ता पड़ता है। सिटीजन्स डिमांड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ दे आर गवर्न, उनके ऊपर किस तरीके से सरकार राज कर रही है, उनको कैसे गवर्न किया जा रहा है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो अल्टीमेटली अ सेंसिबल and genuine democracy has to strike a balance somewhere and find out a golden mean। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने कॉन्फिडेंशियल चीजें रखनी है, रखो, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। बट लोगों का जो हक है, जो राइट है, राइट टू नो, राइट टू इंफॉर्मेशन, उनके बीच में आपने एक मिडिल पाथ निकालना पड़ेगा, बैलेंस आपने मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इससे क्या पता चलता है कि हमारी डेमोक्रेसी कितनी मेच्योर हो रही है, हम कितने मेच्योर हो रहे हैं, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो कितनी मेच्योर हो रही है। वो हमें पता चलता है कि हमारे जो राइट्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही गवर्नमेंट, उन राइट्स को प्रोवाइड कराने के लिए वो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किया, आरटीआई क्या करती है, आरटीआई से सिटीजन, आरटीआई टूल की तरह है by which a particular citizen or public can control the administration, they can seek the information, ठीक है। तो यहां से हमारा जो अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल वाला चैप्टर था या ये टॉपिक था, ये हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में, ठीक है जी।
चलिए, हमने काफी कुछ पढ़ा अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल मैकेनिज्म्स के बारे में। बट अगर आप न्यूज़पेपर में कोई ऐसा आर्टिकल देखते हैं या ऐसा कोई टूल आपके सामने आता है जैसे सोशल ऑडिट है, ओके, आरटीआई के बारे में कुछ नया, तो आप अपने नोट्स में अपडेट करके चलिएगा। एंड इसी के साथ खत्म करते हैं लेक्चर। मिलेंगे एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वाले लेक्चर के साथ जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।